कुछ दिनों पहले इसराइल पर हमला हुआ जो किया ईरान ने, और ये ईरान का पहला डायरेक्ट अटैक था इसराइल पर। 7 अक्टूबर के बाद से ईरान सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव कंट्री है फलस्तीन की सपोर्ट में, और इन हालात में इसराइल पर हमला करने वाली इकलौती मुस्लिम कंट्री। अब ईरान और इसराइल के दरमियान जो शैडो वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई है, वरना पहले दोनों मुल्क एक दूसरे की एसेट्स पर हमला करते थे और उसको मानते भी नहीं थे। जैसा कि ईरान इसराइल के खिलाफ हुती, हमास, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था पर कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था लेता। जिस तरह इसराइल ने ईरान के डमस्कस में कॉन्सुलेट पर हमला किया पर माना नहीं। ईरान इसराइल से तो नफरत करता है, ठीक है, समझ में आता है। ईरान अमेरिका से नफरत करता है, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इतनी ही नफरत ईरान सऊदी अरेबिया से भी करता है, क्योंकि शायद ही इस टाइम पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री होगी जो सऊदी अरेबिया से नफरत करती है, और ईरान करता है। पाकिस्तान इकलौती न्यूक्लियर पावर कंट्री है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, और पाकिस्तान इसराइल पे हमला करने की सोच भी नहीं सकता। पर फिर ईरान ही क्यों पूरी सुपर पावर्स के खिलाफ, सारी दुनिया के खिलाफ जाके इसराइल पे हमला करने की जुर्रत करता है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया के साथ भी हालात खराब हैं, सीरिया के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं है, यमन के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं है। 14 अप्रैल का जो अटैक था वो एक फेल्ड अटेम्प्ट थी इसराइल पर, क्योंकि 99% मिसाइल्स तो इसराइल ने हवा में ही एलिमिनेट कर दिए थे, जिसमें इसराइल का साथ दिया जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने। पर फिर भी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, ईरान में और खासतौर पर पाकिस्तान में इस हमले पर जश्न मनाया जा रहा है। फेल्ड अटेम्प्ट था या सक्सेसफुल अटेम्प्ट था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान का जो मकसद था इस हमले को लेके वो पूरा हो गया। और इसराइल को नुकसान पहुंचाना इस हमले का मकसद भी नहीं था, क्योंकि ईरान खुद भी जानता था कि ये 200-300 मिसाइल से इसराइल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और फिर यहाँ पे 2-3 सवाल खड़े होते हैं कि फिर इस हमले का मकसद क्या था अगर इसराइल को नुकसान नहीं था पहुंचाना। दूसरा, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ ईरान ही क्यों फलस्तीन को लेके इसराइल के साथ जंग करने के लिए तैयार रहता है। तीसरा, सऊदी अरेबिया से क्यों नफरत करता है ईरान। और चौथा, क्या इसराइल इस हमले का, अटैक का रिस्पॉन्स करेगा, और अगर रिस्पॉन्स करेगा तो इसराइल की और ईरान की जंग क्या वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस हमले के पीछे की पॉलिटिक्स। सारा मसला समझने से पहले आपको ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद से ईरान में थियोक्रेसी आई, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में आज के दौर पे पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर बदल गया पूरे तरीके से। ये थियोक्रेसी क्या है और इस्लामिक रेवोल्यूशन क्या है ईरान का, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सऊदी अरेबिया का गवर्निंग सिस्टम समझ लें सारा मामला समझने के लिए। सऊदी अरेबिया एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसका मतलब है कि पूरे मुल्क का, पूरे स्टेट का कंट्रोल एक इंसान के पास, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर एक इंसान के पास है, जिसको राजा कहते हैं। और सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली काफी फेमस है, हम कुछ ना कुछ जानते ही होंगे सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली के बारे में, लेकिन मैं आपको उनकी हिस्ट्री में से कुछ मेजर पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको ये सारा मसला समझने में, आज के हालात समझने में आसानी हो जाए। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को अल साउद कहते हैं, और इनकी शुरुआत होती है 18वीं सदी में मोहम्मद बिन साउद से। मोहम्मद बिन साउद सऊदी अरेबिया के नजद रीजन के एक छोटे से शहर के लीडर थे, और मोहम्मद बिन साउद की अलायंस बनती है मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के साथ, और ये दोनों मिलके एक अलायंस बनाते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस अलायंस, जिसमें ये तय पाया जाता है कि जो अल साउद फैमिली है वो मुल्क के पॉलिटिकल और गवर्नेंस मामला देखेगी, और जो वहाब फैमिली होगी वो मुल्क के रिलीजियस जो भी है, रिलीजन की टीचिंग और जो भी मामला है रिलीजन के, सब वहाब फैमिली संभालेगी। और यहाँ से स्टार्ट होता है सऊदी स्टेट का फर्स्ट एरा। फर्स्ट सऊदी स्टेट का एरा ये आप मैप पे देख सकते हैं, जो 1744 से 1818 तक चला, जब तक कि ऑटोमन एम्पायर ने सऊदी स्टेट को हरा के अल साउद फैमिली की हुकूमत खत्म नहीं थी। पहली सऊदी स्टेट खत्म होने के बाद 6 साल लग जाते हैं अल साउद फैमिली को दोबारा से सऊदी अरेबिया का टेक ओवर करने में, और ये दौर चलता है 1824 से 1891 तक। ये भी एक काफी अनस्टेबल दौर होता है। ये दौर तब खत्म होता है जब सऊदी अल साउद फैमिली को एग्जाइल में जाना पड़ता है, और अल साउद फैमिली को एग्जाइल में जाने के बाद दोबारा से 1932 में अल अजीज इब्ने साउद, जिन्हें किंग अब्दुल अजीज भी कहा जाता है, वो दोबारा से सऊदी स्टेट को आगे बढ़ाते हैं, और इस बार 1932 में आज का मॉडर्न सऊदी अरेबिया वजूद में आता है। और उनके दौर में सऊदी अरेबिया एक यूनिफाइड स्टेट बनता है और अल साउद फैमिली का रूल एस्टैब्लिश होता है। इसके बाद 1930s के एंड में सऊदी अरेबिया में ऑयल डिस्कवर हो जाता है, जिसकी वजह से अल साउद फैमिली का इन्फ्लुएंस और पावर और भी ज्यादा हो जाती है सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया एक अमीर मुल्क के तौर पे दुनिया के सामने आना शुरू हो जाता है। अल साउद फैमिली की अथॉरिटी और भी ज्यादा हो जाती है ये ऑयल मनी के आने के बाद, और आज के दौर में भी जो फैमिली रूल कर रही है सऊदी अरेबिया में वो अल साउद फैमिली है, और वो इस टाइम पे सऊदी अरेबिया की एब्सोल्यूट मोनार्की को कंट्रोल कर रहे हैं। अल साउद फैमिली की जो हिस्ट्री है काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें रिलीजियस, पॉलिटिकल अलायंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर स्ट्रगल और बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये मेजर पॉइंट है, आपको समझ आ गया कि सऊदी अरेबिया का गवर्निंग सिस्टम कैसा है और कैसे आया।
और आज के दौर में ये अल सऊद फैमिली सऊदी अरेबिया की जान बनी हुई है। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान भी 1979 से पहले एक मोनार्की था और ईरान में एक चीज थी कि जो रिलीजियस स्कॉलर और लीडर होते थे उनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस होता था। ईरान में जो सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर होता था उसको उलमा कहते थे और इन उलमा के पास इतनी पावर होती थी, लोगों की सपोर्ट होती थी कि ये राजा के कोई भी फैसले को बदलवा सकते थे या रुकवा भी सकते थे। और 19वीं सदी में ईरान दो सुपर पावर्स के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता था, नॉर्थ में सोवियत यूनियन के साथ और ईस्ट में ब्रिटिश इंडिया के साथ। तो पर्शियन ट्रेड तो एंशिएंट टाइम से काफी मकबूल था, काफी मशहूर था। तो ईरान पर सोवियत यूनियन या ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कब्जा नहीं करते, लेकिन ईरान का जो लोकल बिजनेस होता है उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके। जैसे कि ईरान की टेक्सटाइल और तंबाकू इंडस्ट्री जिसमें पूरी तरह से ब्रिटिशर्स और रशियंस का कंट्रोल था, उनकी मोनोपोली थी। तो ईरान के आम लोग जो होते हैं इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लोग कहते हैं कि ये जो राजा है ना, ये गोरों के हाथों इसने मुल्क का पूरा कारोबार दे दिया। तो इस दौरान जो भी राजा आते थे वो इसी दौरान इन्हीं चीजों में फंसे रहते थे, क्योंकि कोई राजा ऐसा आ जाता था जो पब्लिक की सपोर्ट करता था और पब्लिक की सपोर्ट में आके वो ब्रिटिशर्स और सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब करता था। और कई राजा ऐसे आ जाते थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलते थे और सोवियत यूनियन की सपोर्ट करते थे और अपने लोगों के साथ ताल्लुकात खराब कर लेते थे। इस सब के दौरान मजलिस और पावरफुल होती गई, मजलिस भी एंटर हो जाती थी लोगों की सपोर्ट में। और उस टाइम पे जो ईरान का राजा होता था वो एक सरदर्द से कम नहीं था। तो इस सब अनस्टेबिलिटी के दौरान ही जो रिलीजियस स्कॉलर और उलमा थे वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए और ईरान में एक पार्लियामेंट लेके आए जिसको मजलिस कहा गया। इस मजलिस से क्या हुआ कि उलमा को ईरानी पॉलिटिक्स में ऑफिशियल अथॉरिटी मिल गई थी। पहले तो पब्लिक सपोर्ट से उनका इन्फ्लुएंस था, अब ऑफिशियल अथॉरिटी मिल गई थी। तो राजा और उलमा की मर्जी से अब जो भी होना था। और ये पार्लियामेंट में वजीर आजम और सदर चुनने का सारा कुछ इख्तियार था। ये ऐसे ही है जैसे ब्रिटेन में कि क्वीन भी है पर पार्लियामेंट भी है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके बाद 1908 में ईरान में ऑयल डिस्कवर हो जाता है और ये पहली बार था कि मिडिल ईस्ट में कमर्शियल स्केल पे ऑयल डिस्कवर हुआ था, जो मिलने के बाद ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में और ईरान में और भी ज्यादा हो जाता है। ऑयल एक्सप्लोरर एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी को दिया गया था जिसका नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो आगे जाके अब के दौर में ब्रिटिश पेट्रोलियम है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑयल ईरान में एक्सप्लोर करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी और सेल करेगी। और कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि पेट्रोलियम का आने वाला रेवेन्यू का 16% और एक एनुअल फीस ईरान की गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो 1908 में ऑयल मिलने के बाद ऐसा ही किया जा रहा था। इस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है और रशिया को ईरान छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि रशिया में खुद में बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही थी। पर ऑयल मिलने के बाद ब्रिटिशर्स का ईरान छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस टाइम पे ईरान का ऑयल ब्रिटिश इकोनॉमी की एक बड़ा हिस्सा था। तो जो लोग टेक्सटाइल और तंबाकू पे गोरों के इन्फ्लुएंस से परेशान थे, जब वो देखते हैं कि ईरान के ऑयल का सारा पैसा ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं तो वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। और इस टाइम तक मजलिस काफी पावरफुल हो चुकी थी और मजलिस ब्रिटिशर्स से कहते हैं कि ईरान छोड़ के जाओ। तो जो लोग पहले से टेक्सटाइल और तंबाकू कंपनी पे गोरों का इन्फ्लुएंस होने से परेशान थे, वो जब देखते हैं कि ईरानी ऑयल का पैसा सारा ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं तो वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, जिसकी वजह से मजलिस ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाती है कि ईरान छोड़ के जाओ। इस टाइम तक मजलिस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और मुल्क के सारे अहम फैसले मजलिस ने लेना शुरू कर दिए थे। तो पहले तो मजलिस के कहने पे ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं कि वो ईरान छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बनने के बाद 1921 में ब्रिटिशर्स को ईरान छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन ब्रिटिशर्स के तो हाथ जो खजाना लगा था ईरानियन ऑयल का, वो उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उस टाइम के एक ईरानी टॉप जनरल रेजा शाह पहलवी को फुल सपोर्ट किया, अपनी तरफ बुला के ईरान में बगावत शुरू करवाई और तख्ता पलट दिया और 1925 में रेजा शाह पहलवी को ईरान का नया सुल्तान बना दिया। रेजा शाह पहलवी वेस्ट के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह मुतासिर थे और ब्रिटिशर्स के वफादार थे। वो एक मॉडर्न और सेकुलर लीडर बन के सामने आते हैं दुनिया के, और ये सारी ईरान की 100 साल पुरानी तस्वीरें तो आप देखते ही रहते होंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। तो रेजा शाह पहलवी के दौर में ईरान एक मॉडर्न इकोनॉमी बन के सामने आ रहा था, लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है और ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ना चाहते हुए फिर एक बार सुपर पावर्स के हाथों में आ जाता है। इसी टाइम पे यूएस की भी एंट्री होती है ईरान में, और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद जो पहले सारा ईरानियन ऑयल पे कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, उसमें अमेरिका का भी हिस्सा आ जाता है और कंट्रोल आ जाता है। और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान को ब्रिटिश और सोवियत यूनियन मिलके कब्जा कर लेते हैं ईरान पे, ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी के खिलाफ लड़ने में सोवियत यूनियन को जितनी भी सप्लाई जाती थी वो सोवियत यूनियन यानी रशिया में पहुंचाने का एक ही तरीका था, वो था ईरान के अलावा कोई तरीका नहीं था। तो जंग जीतने के बहाने से ईरान पे कब्जा कर लिया गया था। अभी आगे जाके आप देखेंगे कि ये सारे इवेंट्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये आज की सिचुएशन के साथ जाके कैसे मिल जाएंगे।
तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ईरान में बेरोजगारी और महंगाई काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से यूएस ईरान की काफी ज्यादा मदद करता है, बल्कि इस तरह मदद करता है जिस तरह कोई अपने छोटे भाई की मदद करता है। हर तरह की मदद ईरान को मिलती थी उस टाइम यूएसए से, क्योंकि यूएसए भी ईरान की लोकेशन और ऑयल पर कंट्रोल चाहता था। ये सब चल रहा होता है कि एकदम साल आ जाता है 1951 और मजलिस के एक लीडर उठ के कहते हैं कि यूएसए की इस पॉलिसी को हम नहीं मानते, और उनका नाम था मोहम्मद मुसादिक। मोहम्मद मुसादिक कहते हैं कि राजा करप्ट है, ईरान के रिसोर्सेज बेच रहा है, गोरों का गुलाम है, इस तरह की सारी बातें कह के वो बगावत शुरू कर देते हैं। और जो लोग पहले ही इस चीज से परेशान थे, तंबाकू, टेक्सटाइल और पेट्रोल पे गोरों का कब्जा होने पे, मोहम्मद मुसादिक को उनकी बड़ी सपोर्ट मिलती है और यहाँ तक कि मोहम्मद मुसादिक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, पावर में आने के बाद, मोहम्मद मुसादिक जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि ईरान की गवर्नमेंट का एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो उसको मानने से इनकार कर देते हैं, इलीगल कह के ईरान के सारे ऑयल को नेशनलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ईरान के ऑयल पे सारा कंट्रोल ईरान की गवर्नमेंट का होगा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और अमेरिकन अब ना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। अब ईरान की गवर्नमेंट खुद ही ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी, एक्सप्लोर करेगी, सेल करेगी, और जो प्रॉफिट पहले अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था वो अब डायरेक्ट ईरान की गवर्नमेंट के पास आएगा, बजाय के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा और एक एनुअल फीस लेके काम खत्म करने से। लेकिन ऑयल की नेशनलाइजेशन करने के बाद ईरान को फायदा तो दूर, बल्कि ईरान के लिए हालात और भी बदतर हो गए, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने इस नेशनलाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया और यहाँ से दौर शुरू हुआ ईरान के लिए सैंक्शंस का। ईरान पे लगी सैंक्शंस का मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पे इतनी सैंक्शंस लगाई थी, जैसे ईरान से ऑयल खरीदने पे पाबंदी लगा दी थी, $500 मिलियन की एड मिलती थी ईरान को सालाना यूएस की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो बंद कर दी गई। ईरान की दूसरी एक्सपोर्ट्स बंद कर दी गई अमेरिका और ब्रिटेन के साथ, बल्कि जो इंजीनियर्स ऑयल एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लोर करने आते थे ईरान में, उन पर पाबंदी लगा दी गई। चारों तरफ से ईरान को घेर लिया था और ईरान ने जो सोचा था उसके तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। लेकिन जानते हैं यहाँ पे एक मजे की बात क्या है, ये सब पाबंदियों के बाद, इन सब मुश्किलों के बाद भी ईरान की गवर्नमेंट और मोहम्मद मुसादिक यूएस के साथ जाके नहीं मिले या यूएस के साथ मिलना ही नहीं थे चाहते, और फिर यूएस और ब्रिटेन ने फिर से रेजा शाह पहलवी को सपोर्ट भेजी, उनको पावरफुल किया, मोहम्मद मुसादिक को कमजोर किया, जिसकी वजह से राजा मतलब रेजा शाह पहलवी ताकतवर हुए और उन्होंने फिर से यूएस और ब्रिटेन के साथ वफादारी दिखाई, जिसकी वजह से यूएसए का कंट्रोल फिर से आ गया ईरानियन ऑयल पर। लेकिन मजलिस को यूएसए का इन्फ्लुएंस ईरान में तो एक आंख नहीं था पाता, जिसकी वजह से ये सारे मामला स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से 1964 में। और इस बार राजा और यूएसए के खिलाफ जो इंसान उठ के आए थे वो थे मजलिस के हेड यानी उलमा, और उनका नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। ये इंसान ईरान के लिए हीरो बन के सामने आया या विलन बन के सामने आया वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, आप खुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं। लेकिन आज ईरान में जो हालात हैं, आज ईरान के जो हालात हैं, उन सब का जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी इस इंसान पे जरूर जाती है, जिसका नाम था, पूरा नाम आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी भी ये सारी बातें बोलना शुरू करते हैं, जैसे कि राजा बिकाऊ है, बेईमान है, मजलिस के खिलाफ है, गोरों का गुलाम है, जिसकी वजह से ईरान में बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू होता है। और इसकी वजह से आयतुल्लाह खुमैनी को एग्जाइल में जाना पड़ता है और उनको इराक भेज दिया जाता है। इराक जाके भी वो मना नहीं होते, इराक जाके भी वो स्पीचेस करते हैं और वहाँ के जो शिया लीडर्स होते हैं, शिया लीडर्स, रिलीजियस लीडर, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जो सारा मामला देख के उस टाइम के इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन इराक से भी निकाल देते हैं आयतुल्लाह खुमैनी को, जिसके बाद इनको फ्रांस जाना पड़ता है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी एक पावरफुल इंसान थे, वो फ्रांस जाके भी नहीं रुकते, वो स्पीचेस देना बरकरार रखते हैं और उनकी स्पीचेस ऑडियो फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से ईरान में पहुंच जाती थी। और स्पीचेस ईरान में पहुंचने के बाद ऑडियो फॉर्म में ईरान में दंगे फसाद होना शुरू हो जाते थे। उस टाइम की यूथ इनसे काफी इंप्रेस थी और प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका और राजा के खिलाफ। और सुल्तान रेजा शाह पहलवी अपनी सारी ताकत लगा देते हैं इस बगावत को कुचलने में, जैसा कि वो आर्मी की पावर लेते हैं, अमेरिका की पावर लेते हैं, आयतुल्लाह खुमैनी को ब्रिटिश एजेंट और गद्दार करार देते हैं। लेकिन उस टाइम पे सुल्तान रेजा शाह जो भी करते थे वो उन पे उल्टे ही पड़ जाता था। सुल्तान वो काफी वीक हो चुके थे, प्रोटेस्ट बहुत बड़ी तादाद में होते थे, अमेरिका से भी हालात कंट्रोल नहीं थे हो रहे, जिसकी वजह से सुल्तान रेजा शाह पहलवी को भागना पड़ जाता है यूएसए। वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने से किसी ना किसी तरह यूएसए चले जाते हैं और रेजा शाह की एग्जिट के साथ ही एंट्री होती है, ईरान में वापसी होती है आयतुल्लाह खुमैनी की। और आयतुल्लाह खुमैनी जो आइडियोलॉजी अपने साथ लेके आए थे ईरान वापस, उससे मिडिल ईस्ट तो क्या पूरी दुनिया की लीडरशिप हिल जाती है। खुमैनी का मानना यह था कि किसी इंसान को हुकूमत करने का हक नहीं, किसी इंसान को फैसला करने का हक नहीं, किसी इंसान को कानून बनाने का हक नहीं। मुल्क में जो भी फैसले होते हैं सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होना चाहिए। और इस सब को चलाने के लिए एक रिलीजियस लीडर होना चाहिए जो अल्लाह का बंदा होगा,
ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई सुल्तान, ना कोई प्रेसिडेंट। इराक, सऊदीया, अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है, सब मोनार्की पे चलती हैं। और वो ये सब देख चुके थे कैसे इस इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से कुछ ही सालों में राजा इतना कमजोर हो गया कि उसको अपना ही मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। और इराक के जो उस टाइम के डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, वो तो इस चीज से इतना घबरा जाते हैं कि वो ईरान पे हमला कर देते हैं। और ये जंग 8 साल चलती है और बिना किसी फैसले के 8 साल बाद बंद की जाती है, सीज फायर होता है। और आयतुल्लाह खुमैनी की आइडियोलॉजी किसी मोनार्की के लिए खतरनाक नहीं थी, सिर्फ वो किसी डेमोक्रेसी को भी नहीं थे मानते। इस टाइम जो भी गवर्निंग सिस्टम है दुनिया में, वो किसी को नहीं थे मानते, सिर्फ थियोक्रेसी पे बिलीव करते थे। थियोक्रेसी यही चीज है कि मुल्क में जो भी कानून है, जो भी मामला चल रहे हैं, कोई फैसला है, कोई सजा सुनानी है या किसी को माफ करना है, वो शरिया के मुताबिक होना चाहिए, कानून के, अल्लाह के कानून के मुताबिक होना चाहिए। इसी थियोक्रेसी के चलते ईरान में एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया, वही सुप्रीम लीडर जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मुल्क के सारे फैसले करेगा, सारे कानून देखेगा। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया और आज भी ईरान में यही थियोक्रेसी का निजाम चल रहा है। और ये ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, और ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और इसी निजाम और आइडियोलॉजी के चलते, और दूसरा सऊदी अरेबिया और अमेरिका की दोस्ती के चलते ईरान को सऊदी अरेबिया से नफरत है और इनके हालात शायद कभी ना बेहतर हो पाए। और तीसरी सऊदी अरेबिया से नफरत करने की वजह अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ईरान क्यों इतना भाग भाग के फलस्तीन की सपोर्ट में आता है इसराइल के खिलाफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, तो ईरान का मानना ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर ईरान को होना चाहिए, क्योंकि ईरान कहते हैं कि हम शरिया के मुताबिक अपना मुल्क चलाते हैं, अल्लाह के कानूनों के मुताबिक हम अपना मुल्क चलाते हैं। और दूसरा ये कि एक 100 साल पहले वजूद में आया मुल्क कैसे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सकता है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की हिस्ट्री तो सदियों पुरानी है। तो मुस्लिम वर्ल्ड की सिंपैथी लेने के लिए ईरान भाग भाग के फलस्तीन की सपोर्ट में जाता है, ताकि ये कहने का मौका मिल सके कि देखो अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ तो हमें है, और सऊदी अरेबिया जो लीडर बन के बैठे हुए हैं इनको तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परवाह नहीं, और लीडर और रहनुमा तो फिर हमें होना चाहिए पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में। और वो ईरान अच्छे से कर भी रहा है। वो कैसे, वो अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अब हम चलते हैं 14 अप्रैल के अटैक की तरफ जो इसराइल पे किया गया ईरान की तरफ से। ये सारी हिस्ट्री के इवेंट अगर आपको ना पता होते तो शायद आप ईरान की पॉलिटिक्स को समझ ना पाते। और एक चीज और, अभी यहाँ पे फैसला करने से पहले कि यार देखो ईरान तो कितने अच्छे हैं, इस्लामिक कानून के मुताबिक अपना मुल्क चला रहे हैं, ये फैसला करने से पहले एक बार ईरान में रहने वाले लोगों के हालात जरूर देख लीजिएगा। इंटरनेट भरा पड़ा है सच्ची चीजों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें एक प्रीमेच्योर जजमेंट करने की आदत है। प्रीमेच्योर जजमेंट क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि हम लोग बिना पूरी इंफॉर्मेशन जाने, बिना पूरी दोनों तरफ की तस्वीर को देखे अपना ओपिनियन, अपनी जजमेंट दे देते हैं और एक फैसला सुना देते हैं, जो कि इस टाइम पाकिस्तान और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कर भी रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ईरान का हमले का मकसद जो था वो पूरा हुआ, भले ही जो हमला है वो फेल हुआ। क्योंकि इस टाइम आप ये समझ रहे हैं कि ईरान ने ये जो इसराइल पर हमला किया ये फलस्तीन के से बदला लेने के लिए किया या फलस्तीन के हक में किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, आगे आपको बताता हूँ। अप्रैल के स्टार्ट में इसराइल ने सीरिया के कैपिटल डमस्कस में ईरानी कॉन्सुलेट पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 7 लोग मारे गए और उसमें IRGC के 2 टॉप कमांडर भी शामिल थे। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोप है जो थियोक्रेसी के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि इस्लाम ईरान में थियोक्रेसी की हिफाजत करना, इस चीज को मेक श्योर करना कि इस्लाम ईरान में जो भी इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो भी मामला चल रहे हैं, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और शरिया के मुताबिक ही चल रहे हैं। और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या मिलिट्री कभी इस निजाम को खत्म करने की कोशिश करे तो ये उनसे जंग कर सकते हैं, बल्कि उनसे ही नहीं, ये ईरान के बिहाफ पे किसी भी बाहर की कंट्री में जाके जंग कर सकते हैं बिना ईरानी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के। तो इसी IRGC के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जैदी और इनके डिप्टी मोहम्मद हादी भी इस हमले में मारे जाते हैं। और ईरान ने इस हमले के बाद फौरन ही कह दिया था कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। और 14 अप्रैल का अटैक इसी सब का नतीजा था। ये कहीं पे मेंशन नहीं था कि 14 अप्रैल का अटैक फलस्तीन की सपोर्ट में किया जा रहा है या फलस्तीन की वजह से किया जा रहा है, जो कि आप समझ रहे हैं। तो मैं एक मीम्स का बड़ा फैन हूँ, मीम्स इंस्टाग्राम पे काफी देखता हूँ और काफी मीम्स आ रही थी ऐसे कि इसराइल को ईदी मिल गई और इस तरह की सारी ईद आ रही थी। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा इस तरह की ट्रेंडिंग टॉपिक पे कोई भी मिसलीड करने वाली मीम हो या पोस्ट हो तो वो साथ लगाने की कोशिश करूंगा। इस हमले का मकसद ये था कि इसराइल को ये बता दिया जाए कि ईरान हिसाब बराबर कर सकता है। इसराइल को नुकसान पहुंचाना तो इस हमले का मकसद बिल्कुल भी नहीं था। 300 से ज्यादा मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और इस तरह के ड्रोन्स चलाए गए, पर एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ इसराइल में। लेकिन इस 5 घंटे के हमले को रोकने में इसराइल को $1.3 बिलियन की कॉस्ट आई, जो कि बहुत ज्यादा पैसा है। तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, कोई आर्किटेक्ट, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर भी तबाह नहीं हुआ,
लेकिन पैसे का नुकसान जरूर हुआ इसराइल को। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि क्या इसराइल इस रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स करेगा, और अगर इसराइल ने रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पॉन्स किया तो ईरान ने पहले से ही कह रखा है कि इस टाइम रिटेलिएट करने में 12 दिन का टाइम नहीं लगाएंगे, एक्शन फौरन लिया जाएगा। और 14 अप्रैल का अटैक भी कोई सरप्राइज अटैक नहीं था। ईरान ने पहले से ही अमेरिका को बता दिया था कि वो रिटेलिएट करेंगे, और 72 घंटे पहले वार्निंग भी जारी कर दी गई थी कि ईरान हमला करेगा इसराइल पर। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये अटैक सिंपैथी लेने के लिए था, ये असल में फलस्तीन की सपोर्ट में या फलस्तीन के दर्द में नहीं था इसराइल पे ये अटैक। और लास्ट में ये कि सिर्फ ईरान ही क्यों इसराइल को अपोज करता है और इसराइल से लड़ने की बातें करता है, जबकि दूसरी तरफ 14 अप्रैल के अटैक को नाकाम बनाने में जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने भरपूर मदद की इसराइल की इस अटैक को नाकाम बनाने में। आपको याद हो, मैंने आपको वीडियो में कहीं बताया था कि कैसे ईरान पे सैंक्शंस लगी थी जब ईरान का ऑयल नेशनलाइज कर दिया गया था। आप शायद ये भी ना जानते हो कि 2022 फरवरी से पहले ईरान पर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगी थी। तो जब ईरान पहली सारी दुनिया से कट ऑफ है, ईरान किसी के साथ काम नहीं कर सकता, किसी से कुछ ले नहीं सकता, तो ईरान को फिर किस चीज का डर रह जाता है? अगर वो इसराइल पे हमला भी कर दे तो उस पे तो अब कुछ नहीं ऐसा रहेगा जिसपे सैंक्शंस लगाई जाएं। तो इस चीज को आप कंपेयर करके देख सकते हैं दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के साथ। सऊदी अरेबिया के साथ ही कंपेयर करके देख लें। अगर सऊदी अरेबिया के ऑयल पे सैंक्शंस लग जाएं तो क्या हशर होगा उन कंट्रीज का जो बिल्कुल ही सऊदी अरेबिया के पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। उनका तो नुकसान होगा ही होगा, ग्लोबली एक बड़ा फैक्टर पड़ेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया का अपना कितना नुकसान होगा इसको आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके देख लें। अगर आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जाता है और पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, तो आप ना कुछ मंगवा पाए ना कुछ भेज पाए, कैसे बिजनेस चलेगा, काम कैसे चलेगा? ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये कहना एटलीस्ट हमें बंद कर देना चाहिए कि अगर ईरान जैसी कंट्री हमला कर सकती है इसराइल पर, तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री होकर क्यों नहीं हमला कर सकती इसराइल पर? यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बस ईरान जैसी कंट्री ही इसराइल पर हमला कर सकती है। और वो भी एक चीज याद रखें हमेशा कि ईरान ने फलस्तीन की सपोर्ट में नहीं हमला किया इसराइल पर, अपने इंटरेस्ट के लिए हमला किया था इसराइल पर। उम्मीद है कि आप समझ ही होंगे। हमें इस टाइम सबसे ज्यादा देनी चाहिए, जो तवज्जो देनी चाहिए अपनी, वो पाकिस्तान पे देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चिड़ी भी पर मार जाए तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पाकिस्तान ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।